सुबह से लेकर रात तक घर और परिवार के लोगों के बीच चकरगिन्नी बंद सारे काम करने के बाद रोशनी अपने कमरे में आकर बैठ गई। कमरे में बहुत ज़्यादा उमस थी। पंखा चलाकर उसने अपनी साड़ी का पल्लू खिसकाकर थोड़ा लेट गई। पसीना, थकान से कहीं ज़्यादा वो हताश थी अपने ससुराल वालों के व्यवहार से। कितना करती वो सबके लिए, एक पैर पर खड़ी रहती है, मगर नतीजा शून्य। उसके इस समर्पण का कोई अहमियत नहीं। घर वालों की नज़र में वो सिर्फ एक अपराधी है जिसने इस घर में एक बहू बनकर आने की हिम्मत की। वही गलती आज एक अपराध बन गया है। ना तो उसकी सास उमा देवी, ना दोनों नंदे आशा और प्राची, और ना ही उसका पति सुरेश। किसी को भी वो खुश नहीं कर पाई थी। कितना खुश हुए थे उसके पिता जब सुरेश के घर से उसके लिए रिश्ता आया था। वो खुशी से बावरी होकर उसकी माँ से कह रहे थे, अजी सुनती हो, आज के ज़माने में ऐसा होना किसी चमत्कार से कम नहीं। हमारे ऊपर तो भगवान की कितनी कृपा है। ये सब तुम्हारी पूजा पाठ का ही नतीजा है अनीता, जो घर चलकर इतने अच्छे परिवार से रिश्ता आया है। और ना दहेज की मांग, ना लेन देन। हमारी बिटिया भी तो सैकड़ों में है ना। अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर लाकर हम सबका मान बढ़ाया है। कैसी बावरी हो अनीता, ये नंबर संबर सब लाते हैं। इससे कहीं हम इतना बढ़िया दामाद ढूंढ पाते क्या? बस हमारी बिटिया राज करेगी अब। उसके पिता माँ की बात काटते हुए बोले। एक दिन उसकी सास उमा देवी आकर शगुन के कपड़े, मिठाई और अंगूठी देकर चली गई। इस मामूली सौगात से रोशनी के पिता शंकर जी इतने गदगद हो गए कि उन्होंने दसियों नसीहत दे डाली, ऐसे रहना, वैसे रहना, बस हमारा सिर कभी झुकने मत देना। इतनी सारी नसीहतों के बीच रोशनी के अंदर जागा हुआ कौतूहल दब गया। आखिर इतने बड़े परिवार से उसके लिए रिश्ता जो आया है। सुरेश एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, बैंक की अच्छी नौकरी में है, खेत खलियान सब है। एक बेटी की शादी हो चुकी है और एक अभी पढ़ाई कर रही है। उस घर में उसका क्या काम? लेकिन अपने बाबा और माँ की खुशियाँ देखकर उसने अपनी सारी कौतूहल दफन कर डाला और उनकी खुशी में अपनी खुशी जोड़ ली। आखिर इतने बड़े से घर में रिश्ता जो आया था, आईने में देखकर इतराया करती। लेकिन जब वो ब्याह कर आई, उसके बाद धीरे धीरे उसे अपनी स्थिति का पता चलने लगा। उसके पिता एक साधारण से टीचर थे। अपनी जितनी हैसियत थी उसी हिसाब से उन्होंने दहेज भी दिया था, मगर वो अकेली लड़की नहीं थी, घर में दो बहनें और भी थीं। आखिर उसके पिता कितना दहेज देते, और उस पर ससुराल वालों ने कोई डिमांड भी तो नहीं किया था। लेकिन यहाँ आने के बाद धीरे धीरे उसे दहेज नहीं लाने का ताना मिलने लगा। ऊंचे नीचे तबके का फ़र्क बताया जाने लगा और धीरे धीरे उसकी स्थिति एक नौकरानी से भी बदतर हो गई। अपनी किस्मत पर आंसू बहाती वो ऊपर से मुस्कुराने की कोशिश तो करती थी। कभी वो अपने स्कूल की टॉपर थी। 12वीं में अपने ज़िले में टॉप करने के बाद कॉलेज में नाम भी लिखाया था कि उसकी शादी हो गई। पढ़ाई लिखाई सब पानी में चला गया। पुरानी यादों में विचरण करते हुए वो पंखे की उमस भरी हवा में सुकून पाने की कोशिश कर रही थी कि उमा देवी अपने कमरे से आवाज़ देने लगी। यादों के बवंडर में उसके कानों में उनकी आवाज़ नहीं आई कि तभी तेज कदमों से चलकर उसकी छोटी ननद प्राची उसके कमरे में आई और चिल्लाकर बोलने लगी, भाभी सुनाई नहीं पड़ता आपको? माँ कब से आवाज़ दे रही है। रोशनी हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। माँ आपको कमरे में बुला रही है, अभी आती हूँ। ये कहकर रोशनी अपनी साड़ी के आंचल को समेटकर पीछे पीछे अपनी सासू माँ के कमरे में आ गई। उसकी सास उमा देवी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। कब से हम तुझे आवाज़ दे रहे थे, तुझे सुनाई नहीं पड़ रहा था? या जानबूझकर नहीं सुनने का बहाना कर रही थी? कामचोर कहीं की। मेरे सर में तेल लगा, अभी लगाती हूँ। वो जल्दी से अलमारी से तेल निकालकर अपनी सासू माँ को लगाने लगी। प्राची चिल्लाकर बोली, माँ आपकी बहू एक नंबर की आवारा है। अपने कमरे में कैसे सो रही थी, अपनी साड़ी के आंचल को खिसकाकर। उमा देवी आंखें तरेर कर बोली, ये हम क्या सुन रहे हैं? नहीं माँ, वो गर्मी लग रही थी, इसीलिए थोड़ा आराम कर रही थी। अभी आने दे सुरेश को, तेरी आवारापंथी खत्म करते हैं। रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। दबे स्वर में उसने कहा, माँ मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। अपने कमरे में कैसे सोऊं, किसी को क्या जा रहा है? दरवाज़ा खुला था, ये प्रॉब्लम थी। प्राची मुंह चढ़ाकर बोली, पर मेरे कमरे में कौन आएगा? घर में आप दोनों के अलावा कौन है? देख बहू, मेरे साथ बदतमीजी मत किया कर। एक तो तू बदचलन है, तुझसे शादी करके मेरे बेटे की किस्मत ही फूट गई। तेरे इन लक्षणों के कारण बेटा हमसे
दूर होता जा रहा है। देर रात अब वो घर आने लगा है। तब तक बाहर से सुरेश के आने की आवाज़ आने लगी। प्राची अपनी आदत के अनुसार जाकर सुरेश के कान भर आई और फिर रात को वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सुरेश के हाथों की मार ने उसके जिस्म से ज़्यादा उसके मन मस्तिष्क को तोड़ के रख दिया था। जिस हाथ को थामकर वो इस घर में कदम रखी थी, आज उसी हाथ ने उसके मान सम्मान और इज्जत की सभी की धज्जियाँ उड़ा दी थी। आज तक सब कुछ सहती आ रही थी, मगर आज बात उसकी इज्जत पर आ गई थी। बगैर गलती उसका अपमान किया जा रहा था जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दूसरे दिन सुबह सुबह जब वो चाय लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची तो सुरेश ने अपना फरमान सुनाते हुए कहा, माँ, मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। रोशनी के हाथ पांव कांप गए। ये क्या कह रहे हैं आप? मगर उसकी बात का जवाब देने की बजाय उमा देवी ने सुरेश को शाबाशी देते हुए कहा, बिल्कुल सही, हम तो पछता रहे हैं इससे शादी करके। माथा फूट गया था हमारा। क्या सोचकर हम जाकर उसके घर रिश्ता लेने चले गए थे, अखबार में उसकी फ़ोटो देखकर। उफ, अच्छा है तू शादी कर ले, इस बार हम अपनी बराबरी में शादी करेंगे। हाँ माँ, घर में तो रहेगी ये 24 घंटे के लिए, काम की चिंता भी नहीं, अहंकार में भरकर प्राची ने कहा। रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। अभी तक तो मैं सुरेश की पत्नी थी, मगर अब ये अगर किसी और से शादी करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे क्यों रहूँ? वो अपने कमरे में आई। अलमारी खोलकर उसने जितने भी सामान अपने मायके से लाई थी अपने बैग में डाल लिए और सामान समेटकर खड़ी हो गई। ये क्या, नाश्ता बनाने की जगह तुम अपना सामान समेटकर कहाँ जा रही हो? उमा देवी गरज कर बोली, अपने घर जा रही हूँ। आज तक मैंने इस घर को अपना समझा था, सुरेश को अपना पति और आपको अपनी माँ और प्राची और आशा दोनों को अपनी बड़ी बहन, इसलिए आप सभी की जातियाँ भी बर्दाश्त किया और सब कुछ सहा भी। तेरे बाप की औकात क्या है कि तुझे अपने पास रखेगा, और ऊपर से तेरी तो मुँह चढ़ी बहनें भी हैं। नहीं माँ, बाबा को मुझे स्वीकार करना ही होगा। मेरे बाबा ने जो विश्वास आप लोगों पर किया था उस विश्वास का दंड मिल गया, और जो मैंने आप सभी पर भरोसा किया था उसका भी दंड मुझे मिल गया। रिश्ता आज ही खत्म हो गया है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। रोशनी अपना सामान लेकर अपने घर के लिए निकल गई। थोड़ी देर के बाद जब वो घर पहुँची, उसे देखकर उसकी माँ घबरा गई। ये क्या रोशनी, तू किस हाल में वापस आई है? क्या हुआ? उन लोगों को बहू नहीं चाहिए माँ, 24 घंटे की नौकरानी चाहिए थी, मगर अब सिर से पानी ऊपर जा रहा है। सुरेश दूसरी शादी करने जा रहे हैं। ये क्या कह रही हो? बाबा को बहुत उम्मीद थी ना उन लोगों पर, उनकी उम्मीद टूट गई। बस मुझे कुछ साल दे दीजिए, जैसे आज तक आप लोगों ने मुझे आज तक पाला है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होंगी और अपनी दोनों बहनों को भी पढ़ाऊंगी। आखिर इस गरीबी का तिरस्कार कब तक झेलते रहेंगे हम? अब मैं अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। हाँ बिटिया, तुम सही कह रही हो, उन लोगों ने नहीं बल्कि हमने तुम्हारा तिरस्कार किया था, तुम्हें बोझ समझकर बगैर सोचे समझे हटा दिया था। अब तू यहीं रहेगी बेटी, तू हमारा मान है, जो चाहे वो कर, लेकिन उस नर्क में हम तुम्हें नहीं भेजेंगे। पीछे से बाबा आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले। रोते हुए भी रोशनी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट खिल गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।